राज्य के जिन किसानों ने ग्वार की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका यदि किसानों द्वारा समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो ग्वार की फसल में इन कीट रोगों से भारी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, ग्वार की फसल में कौन कौन सी कीट रोगों का प्रकोप होता है, इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बानसूर के पौध संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। किसान भाइयों राम राम। अभी जो राजस्थान में ग्वार की फसल मुख्य फसल खरीफ फसल है, इसमें जो अभी समस्याएं चल रही है, इसमें झुलसा रोग, जीवाणु झुलसा और पत्ती धब्बा रोग की समस्याएं चल रही है। जीवाणु झुलसा रोग की पहचान के लक्षण: पत्तियों पर पीलापन होना, पत्तियों एवं फलों पर काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, अधिक प्रभाव से पौधा सूख जाता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं पत्तियां इसमें काले काले टाइप का हो रहा है और किनारे किनारे से पीले पड़ रहे हैं, तो ये झुलसा का लक्षण है। और ये लक्षण जो होता है कि बारिशनुमा अगर रहता है तो इसमें ज़्यादा समस्याएं आती है। किसान भाइयों, अभी आपने ग्वार की फसल में ब्लाइट रोग की पहचान के लक्षण के बारे में जाना। अब बात आती है किसान समय रहते इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं। वो इस प्रकार से है। इसके बचाव के लिए हम फफूंदनाशक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 10 से 12 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन का 100 लीटर पानी में मिला करके हम छिड़काव करते हैं। इसके बचाव के लिए एक तो खरीफ फसल में अभी कर सकते हैं, या बुआई के समय में अगर हम इसको बीज उपचार एग्रीमाइसिन 250 ppm 4 लीटर यानी कि 4 लीटर पानी में 1 ग्राम मिला करके अगर हम 5 घंटे तक बीज को सोख करके रखें तो अभी जो हमारे पास ये समस्याएं आ रही है, जीवाणु झुलसा और पत्ती धब्बा का रोग जो ग्वार में आ रहा है, इससे हम निजात पा सकते हैं और हम अधिक से अधिक इसकी पैदावार लेकर के आमदनी कर सकते हैं। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि किसान समय रहते कीटों और रोगों की सही पहचान करके इनके नियंत्रण के सटीक उपायों को अपनाएं, जिससे फसल से अच्छी उपज मिल सके। ग्वार में मुख्य समस्या एक कीटों का भी होता है, जिससे हमारे फसल में नुकसान होते हैं। मुख्य रूप से ग्वार में मोलिया, जिसे हम एफिड कहते हैं, एफिड और हरा तेला, और इसमें कातरा की समस्याएं आती है। जो रस शोषक कीटें होती है उससे इसके पत्ते में सिकुड़न आ जाती है, कर्लिंग आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की काम क्रिया नहीं होती है और ये पौधे जो होते हैं ग्वार के पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इससे इसमें फल नहीं बनते हैं और इस तरह से नुकसान होता है। ग्वार की फसल को कई तरह के रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं एवं फलियों से रस चूस कर नुकसान करते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन कीटों को किसान कैसे नियंत्रित करें, वो इस प्रकार से है। तो इसके लिए किसान भाइयों को जो है एक मेलाथियोन 5% इसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें, या दूसरी आती है डाइमिथोएट, इसका भी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इन कीटों का प्रकोप देखें तो उसका सही से कीटनाशकों का छिड़काव करके आप बचाव कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन लेकर के आमदनी कर सकते हैं। हमारे राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में पपीता की खेती करके किसान अच्छी आय कमा रहे हैं, और इसी का लाभ को देखते हुए जो किसान भाई पपीता का बाग लगाना चाहते हैं, वो इसकी कौन कौन सी अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन करें और किस प्रकार करें पौधों का रोपण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। पपीता एक ऐसी फसल है जो कि फलदार पौधों में सबसे कम अवधि में फल देने वाली फसल है। साथ ही इससे जो इनकम, जो अपने को आमदनी मिलती है, वो भी अच्छी मिलती है। पपीता को अपन कहीं पर भी लगा सकते हैं। साथ ही पपीता ऐसा पौधा है जिससे अच्छे फल और अच्छी अपने को इनकम मिल जाती है। किसान भाइयों, पपीते की खेती के लिए जमीन के चयन की बात करें तो इसके लिए हल्की दोमट या दोमट मृदा जिसमें जल निकास अच्छा हो सर्वश्रेष्ठ होती है। भूमि चयन के बाद बात करते हैं किस्मों के चुनाव की, क्योंकि पपीते की खेती का मुख्य आधार उसकी किस्मों पर निर्भर करता है।
ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि वे उन्नत किस्म के पौधों का चुनाव करें। तो पपीते की अधिक फलोत्पादन देने वाली किस्में कौन कौन सी हैं और कितनी है उसकी पैदावार, इस बारे में जानते हैं। जो किसान भाई पपीता के पौधे लगाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि पपीता की आजकल काफ़ी उन्नतशील प्रजातियाँ विकसित हो चुकी है, जिसमें मुख्यतः अपने पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ, पूसा गाइनोडिस, कुर्ग हनीड्यू, इसके अलावा जो आजकल एक सबसे ज़्यादा किस्म प्रचलित है जिसको अपन ताइवान रेड लेडी 786 के नाम से बोलते हैं। इसके बीज थोड़े से महंगे होते हैं, परंतु जो इसकी प्रति पौधा की जब उपज होती है तो वो लगभग 100 से 120 किलोग्राम प्रति पौधे की उपज मिल जाती है। साथ ही जो फल का आकार होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता है। और जो ताइवान वाली जो किस्म है उसमें जो नर और मादा है वो एक ही फूल पे आते हैं। तो जो किसान भाई पपीता के पौधे तैयार करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो इसका मिक्सचर तैयार कर लें, यानी जिसमें अपने को पौधा लगाना है। तो यदि कोकोपीट में इसको उगा रहे हैं तो कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट ये सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है जिसमें अपन पपीता के बीज डाल सकते हैं। साथ ही यदि आप उसकी जो पौध है वो थैली में तैयार करना चाह रहे हैं तो उसमें लगभग 1 भाग अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, साथ ही 1 भाग रेती और 1 भाग अपन अपनी जो सूखी हुई पत्तियां है या जो मिक्सचर है उनका अपन मिला के अच्छी तरह से थैलियाँ भर लेते हैं। उसके पश्चात जब अपन बात करते हैं कि कितने बीजों की आवश्यकता होगी तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो गाइनोडायोसिस जो किस्में हैं, यानी जैसे ताइवान वाली ऐसी किस्में हैं जिसमें नर और मादा एक ही फूल में आते हैं, तो ऐसी किस्मों के लिए 60 से 70 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर का पर्याप्त होता है। और जो डायोसिस किस्में हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग पौधे पे आते हैं उसमें लगभग 400 से 500 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। जब भी बीज खरीदें तो बीज खरीदते समय ये अवश्य रूप से ध्यान रखें, हमेशा स्वस्थ बीजों का ही आप चयन करें। जब भी बीजों को आप बुआई करें या थैलियों में लगाएं तो बीजों को पहले थायरम या केप्टान नामक दवा से लगभग 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज से आप उसको उपचारित अवश्य कर लें। जब आप थैलियों में जब इसके बीजों की रोपाई करेंगे उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद में आपको पौधों में से अंकुरण दिखाई देने लग जाएगा और जो पौधा है वो पौधा लगभग 2 से 3 महीने पश्चात 3 महीने अपने मान के चलते हैं कि 3 महीने बाद में वो मुख्य खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाता है। पपीते की खेती के लिए किसान खेत की तैयारी किस तरह से करें और गड्ढे का आकार कितना रखें, साथ ही प्रत्येक गड्ढे में कितनी मात्रा में खाद व उर्वरकों का इस्तेमाल करें और पौधे लगाने की सही विधि इत्यादि के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। पौधा लगाने से पूर्व आप गड्ढा है वो गड्ढा अच्छी तरह से उसे खुदाई कर लें। जो गड्ढा है वो लगभग अपन 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर चौड़ा, गहरा और ऊंचा खोद लेते हैं। इसमें लगभग 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबरी खाद के अलावा 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं लगभग 50 ग्राम के आसपास पोटास, साथ ही उसमें अपन दीमक से बचाने के लिए 50 ग्राम के आसपास क्लोरोफाइरिफोस दवा या मिथाइल पेरोथियन भी अपन उसमें अच्छी तरह मिला के गड्ढे को भर देते हैं। भरें तो उसको ज़मीन की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर भरें, जिससे क्या होगा जब जैसे ही बारिश प्रारंभ होगी वो गड्ढा है वो नीचे बैठ जाएगा और उसके पास में जैसे 1-2 बारिश हो जाए उसके पश्चात आप पौधों का रोपण कर देवें। इसके बाद अपन बात करते हैं कि पौधों की दूरी क्या रखें, उसमें और कौन कौन सी सावधानी बरतें हैं। तो जो पपीता के जो पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी है वो उगाई जाने वाली किस्म पर निर्भर करती है। पूसा नन्ना आप किस्म लगा रहे हैं तो उसको 1.2 × 1.2 मीटर की दूरी पे अपन लगाते हैं। यदि आप दूसरी जैसे ताइवान वाली या जो दूसरी बड़ी किस्में आप लगा रहे हैं तो उसके लिए 2 × 2 मीटर यानी लगभग 6-6 फीट की दूरी पे पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी रखते हैं। यदि आपने गाइनोडायोसिस किस्में आप उगा रहे हैं या गाइनोडायोसिस किस्म आपने चयन की है तो उसमें अपन प्रति गड्ढा है वो एक ही पौधा लगाते हैं। यदि आपने डायोसिस किस्म आपने यदि चयन किया है उस स्थिति में अपन को प्रति गड्ढा है वो लगभग 2 पौधे लगाते हैं, जिससे क्या होगा जो नर और मादा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जब तक फूल नहीं आएंगे तब तक उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उस स्थिति में अपन को एक जगह पर 2 पौधा लगाते हैं। पौधे लगाने के पश्चात यदि बारिश नहीं हो रही तो उस स्थिति में तुरंत पौध रोपण के पश्चात अपने को सिंचाई कर देनी चाहिए। एवं अपन ये देखते हैं कि जो पपीता में जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो लगभग 8 से 9 महीने बाद में प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही पौधों से फूल निकलना प्रारंभ हो जाता है उस समय अपन उसको नर एवं मादा जो पौधे की पहचान करके जो नर जब पौधा होता है उसको निकाल देते हैं, मादा पौधे को रख लेते हैं। उस स्थिति में अपन लगभग 90:10 का यानी 90 पौधे मादा और 10 पौधे हैं वो नर के अनुपात में रख के अपन बाकी पौधों को नर पौधों को निकाल देते हैं। जो पपीता है, पपीता से प्रति पौधा जैसे जो लगभग 50 से लेकर 120 किलोग्राम तक प्रति पौधा अपने को फल मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मात्रा है ये अपने को उगाई जाने वाली किस्म और दूसरी तरह की जो अपनी कर्षण क्रियाएं हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। तो
यदि आप अच्छी नर्सरी और यदि पौधों की अच्छी देखरेख करेंगे तो अवश्य रूप से आप पपीता से अच्छी आमदनी कमा पाएंगे। अपने देश में पशुओं की कई नस्लें हैं और किसानों को जिस भी नस्ल का पशु मिल जाता है उसी का पालन करने लगते हैं। ऐसे में पाले गए पशुओं से किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाता है जो कि मिलना चाहिए। तो इन्हीं नस्लों के अंतर्गत आज हम आपको जर्सी नस्ल की गाय के लक्षणों की पहचान के बारे में बताएंगे, जिससे इसकी खरीदारी में किसी तरह का धोखा आपके साथ नहीं हो। तो आप जर्सी नस्ल की गाय को किस प्रकार से पहचाने, आइए जान लेते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल लेती हैं, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती हैं और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती हैं। इसका माथा चौड़ा, आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फुट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। अन्य गायों की तुलना में ये दूध भी जल्दी देने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती है, जो अन्य गायों की तुलना में ज्यादा होता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की वजह से ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो गाय अमूमन 40,000 से 60,000 रुपए के बीच में मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय के दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव उदयपुरिया, जिला जयपुर के गोपाल लाल ने आपने जीरो बजट खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जीरो बजट खेती यानी ऐसी खेती जिसमें सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। आजकल किसानों के बीच इसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस तरह की खेती में कीटनाशक, रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज किसी भी आधुनिक उपाय का इस्तेमाल नहीं होता है या बहुत कम उपयोग होता है। यह खेती पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इस तकनीक में किसान भरपूर फसल उगाकर लाभ कमा रहे हैं, इसलिए इसे जीरो बजट खेती का नाम दिया गया है। देखिए, जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है, इसके जो मतलब सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सुभाष पालेकर जी के सिद्धांत पर यह खेती जीरो बजट प्राकृतिक खेती की जा रही है और इसको नीति आयोग ने भी अपनाया है। नीति आयोग ने सहमति प्रदान की है। तो यह एक अत्यंत लाभकारी, प्रदूषण मुक्त तथा टिकाऊ खेती का तकनीक है। जीरो बजट खेती के कुछ विशेष मुद्दे। यह प्रकृति, विज्ञान, आध्यात्म एवं अहिंसा आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। इस पद्धति में आपको रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैविक खाद, केचुआ खाद एवं जहरीले रासायनिक जैविक कीटनाशक जैसे कोई भी उर्वरक खरीदना नहीं है। केवल एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती कर सकते हो, चाहे वो सिंचित हो या असिंचित। इस कृषि पद्धति अनुसार आपको केवल 10% पानी एवं 10% बिजली की आवश्यकता है। इसका मतलब पानी एवं बिजली की बचत। जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है, इसमें जो मुख्य घटक है वह है कि देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र पर यह आधारित जीरो बजट खेती है। इसमें जो देसी गाय से कुछ गोबर और गोमूत्र से 2-3 चीज़ बनाई जाती है, जैसे जीवामृत है, तो जीवामृत है और बीजामृत है।
ये दोनों चीज़ जो बनते हैं, यह दोनों काफ़ी ही लाभकारी है। खेतों में इसका जब उपयोग हम करते हैं तो जीवामृत का हम लोग खेतों में जब उपयोग करते हैं तो महीना में खेत में कम से कम 2 बार उसको डालना चाहिए। जीवामृत बनाने के लिए 10 किलोग्राम गोबर, 200 लीटर पानी, 5 से 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन व 1 किलो गुड़ की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को 2 दिनों तक सड़ाने के बाद जीवामृत का घोल प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न फसलों में कर सकते हैं। यह जीवामृत पूरा देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से ही तैयार किया जाता है और इसके प्रयोग से जो खेतों में जो सूक्ष्म जीवी है उसकी जो गतिविधि बढ़ती है और जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, इसलिए इसको जीवामृत कहा जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वह बीजामृत है। बीजामृत है, यह बीज को हम लोग उपचारित करते हैं इस बीजामृत से। इसमें गोमूत्र का उपयोग किया जाता है और ये जो बीजामृत है, यह बीज को जब हम उपचारित करते हैं तो हमारा जो बीज है वह काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग होता है, सुदृढ़ होता है, काफ़ी गुणवत्ता युक्त होता है और जो भविष्य में जो उसमें बीमारियां लगती है, जो कीट लगती है, उससे हम सुरक्षित होते हैं और हमारा जो खाद्यान्न का जो उत्पादन है वह भी अधिक होता है। दूसरी है कि इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वह है कि जैसे ज़मीन में जो देसी केचुआ है, क्योंकि देसी जो केचुआ होता है उसको हम लोग किसानों का हल कहते हैं। भूमि में दिन रात करोड़ों छिद्र कर देशी केचुआ निरंतर भूमि को उर्वरा एवं मुलायम बनाता है, जिससे बरसात के समय में वर्षा का जल भूमि में संचित होता रहता है। बुआई या रोपाई से पूर्व बीज शोधन के लिए देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, चूना, मिट्टी को मिलाकर बनने वाले बीजामृत के प्रयोग से फसलों को बीमारियां नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न पौधे जैसे तुलसी, नीम, धतूरा, मदार, शरीफा, आम, करंज, अमरूद, लहसुन, मिर्च और तंबाकू आदि को मिलाकर कीटनाशक बनाया जा सकता है। किसान इसको धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियों आदि फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो खेती करने के लिए जब हम खाद और कीटनाशी खरीदने की ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसका एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वह यह है कि सॉइल मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग है और एक लाइव मल्चिंग है। तो ये जो 3 प्रकार के जो मल्चिंग है, इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता बनी रहती है और इसका जो जल धारण क्षमता है वह भी बरकरार रहता है। और इसमें जो जैसे लाइव मल्चिंग है, यह है कि जो किसान जैसे खेतों में हम फसल लगाते हैं तो जो सनलाइट की जो व्यवस्था है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो इसका जो बेनिफिट्स है, जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती किसानों को अपनाना चाहिए, इसलिए अपनाना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स है, इसमें कम लागत होता है और ज़मीन के लिए काफ़ी उपयोगी और फ़ायदेमंद है और इसमें जो आय है वो अधिक होता है और इसका जो प्रोडक्शन भी है वह अधिक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और किसानों को इसको निश्चित रूप से अपनाना चाहिए ताकि कम लागत में, कम श्रम में अधिक से अधिक हम उत्पादन करके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस जीरो बजट खेती से भूमि और पर्यावरण का संरक्षण होगा, जैव विविधता बढ़ेगी, पक्षियों की संख्या बढ़ेगी, भूमि में उत्तरोत्तर उपजाऊपन बढ़ेगा, किसानों को उपज का ऊंचा दाम मिलेगा और जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें रासायनिक खेती का योगदान बहुत है, उससे निजात मिल सकेगी। किसान और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और खुशहाल होंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।